तो ऐसा क्या गलत पूछ लिया मैंने? कुतुबुद्दीन ऐबक का दास इल्तुतमिश था, ऐसा क्या मैंने पूछ लिया भाई? चलिए, तो गुलाम वंश, देखिए इस वंश को गुलाम वंश, इल्बरी वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वंश के, बेसिकली गुलाम वंश कहने के पीछे जो कारण था कि इस वंश के शासक जो हैं वो गुलाम हुआ करते थे। और बोलें तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पहले इसके 4 महत्वपूर्ण दास जो हुआ करते थे, उनमें से एक था कुतुबुद्दीन ऐबक, एक था बख्तियार खिलजी, और एक था नासिरुद्दीन कुबाचा, और एक कौन सा? ताजुद्दीन यल्दौज। ये 4 दास जो हैं वो इनके हुआ करते थे। किसके दास थे ये 4? जल्दी बताइए। मोहम्मद गौरी के। तो इनमें से एक जो दास था, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया बेटा? इसने की थी गुलाम वंश की स्थापना। एक मिनट, ठीक है। तो ये जो कहानी थी, ये जो इनके 4 दास थे, किसके 4 दास थे? 4 महत्वपूर्ण, मोहम्मद गौरी के, उनमें से एक कुतुबुद्दीन ऐबक, एक बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मेंस में भी पूछे जा चुके हैं, तो आपको याद रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय को इन्होंने नष्ट किया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को इन्होंने नष्ट किया, और 2 चीज़ें और क्या थी? बंगाल और बिहार का आक्रमण इन्होंने किया था। तो ये कौन थे? बख्तियार खिलजी। इनका काम खत्म हो जाता है। अब दूसरी बात करते हैं किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना कर दी। तो ये हुए कुतुबुद्दीन ऐबक। तीसरी की बात करें, नासिरुद्दीन कुबाचा। तो नासिरुद्दीन कुबाचा भी एक दास थे, और एक थे ताजुद्दीन यल्दौज। और ताजुद्दीन यल्दौज के साथ में इन कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम और दामाद कौन थे? इल्तुतमिश का युद्ध होता है, तराइन का तृतीय युद्ध। और तराइन का तृतीय युद्ध 1215 में हुआ था, और इस युद्ध में इल्तुतमिश ने ताजुद्दीन यल्दौज को पराजित किया था। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने कुबाचा का भी दमन या एबोलिशमेंट किया था। मतलब क्या है बेसिकली? देखिए, इनका ये कहना था, नासिरुद्दीन कुबाचा और ताजुद्दीन यल्दौज का, ये विद्रोही क्यों हो गए थे कि दास तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी थे, ठीक है, और दास में भी था, और दोनों के मालिक कौन? मोहम्मद गौरी। तो भैया पहले नंबर पे दास तो मैं ही था ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक दास, और कुतुबुद्दीन ऐबक का दास और दामाद कौन? इल्तुतमिश। तो यहाँ क्यों जाए कहानी? सत्ता हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि हम भी तो दास हैं। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बन सकते हैं तो हम भी शासक बन सकते हैं। तो ये डिस्प्यूट थे, इनके कारण जब इल्तुतमिश शासक बनते हैं तो ये किस किस का दमन करते हैं? एक ताजुद्दीन यल्दौज का, और एक किसका? नासिरुद्दीन कुबाचा का। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो जब आप लिखते हैं इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक, क्या प्रश्न आता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। तो उस प्रश्न के उत्तर में ये बातें भी उसमें ऐड करनी होती हैं। जैसे मैं कुछ बातें आपको बताऊं। एक तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी ना बेटा, तो उस समय इसकी राजधानी लाहौर होती थी, तो इसने दिल्ली राजधानी नहीं बनाई। जबकि इल्तुतमिश जो थे उन्होंने राजधानी कहाँ बनाई? दिल्ली बनाई। कुबाचा का इन्होंने दमन किया, ताजुद्दीन यल्दौज का इन्होंने दमन किया। इवन जब भारत पर किसका आक्रमण हो रहा था? मंगोलों का, चंगेज खां का जब आक्रमण हो रहा था तो उससे उन्होंने दिल्ली की रक्षा की। फिर उन्होंने वैधानिक मुद्रा चलाई, जीतल और टंका चलाए आपके, ठीक है। जीतल तांबे का था और टंका चांदी का था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो खलीफा से वैधानिक स्वीकृति ली कि हाँ भाई आप एक लीगल सुल्तान हैं, वैध सुल्तान हैं। खलीफा से इन्होंने ली। अरबी सिक्के कौन से थे? प्योर अरेबिक कॉइन, शुद्ध अरबी सिक्के, टंका। तो टंका जो कि किसका था? सिल्वर कॉइन था, वो इन्होंने चलाया था। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में भी ये चीज़ आपको समझा दूंगा जिससे आप आराम से इस आंसर को लिख ले जा पाएँ। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन आए इल्तुतमिश का मूल्यांकन कीजिए,
तो भी आपको आंसर सेम ही लिखना है, बस आखिरी में ये लाइन नहीं लिखना कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। लिख भी देंगे तो गलत कुछ नहीं है। मूल्यांकन में मतलब क्या होता है, उनके कार्यों के आधार पर ये मूल्यांकन करते हैं। तो जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, जैसे इन्होंने एकता व्यवस्था शुरू की, इन्होंने तुर्काने चहलगानी शुरू की, ये दोनों पॉइंट आपके आ जाएंगे। फिर इन्होंने करेंसी चलाई, इन्होंने कुवाचा और ताजुद्दीन यल्दोज का दमन किया, इन्होंने चंगेज खां से अपने राज्य की रक्षा की। मंगवर्णी को क्या किया था, बोले जाओ नहीं घुसने देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें किस प्रश्न के उत्तर में आएंगी। देखो अगर आपसे सीधा प्रश्न आता है इल्तुतमिश, तब भी आप लिखेंगे। इल्तुतमिश का मूल्यांकन कीजिए, तब भी आप लिखेंगे। और इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का एक वास्तविक संस्थापक, तब भी आप लिखेंगे। बात समझ में आ रही है। तो एक बार मैं आपको पूरा फॉर्मेटिंग में आंसर बता दूंगा, जिससे कि आपको चीज़ें इधर उधर जो होंगी तो वो कवर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। तो ये तो कहानी किसकी थी, ये कहानी थी आपके इल्तुतमिश के पहले कुतुबुद्दीन ऐबक की। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद हमने क्या बताया आपको, कौन बनता है शासक। अब हमें क्रम बताओ आप, थोड़ा सा जल्दी बोलो, कहाँ चला गया। हाँ जी, गुलाम वंश के। आप अच्छे से याद करके बता देना, मतलब मुझे कोई जल्दी नहीं है, और जो बताए पूरे बताए। बोलते जाइए आप तो। बोलते जाओ आप तो, जब मन भर जाए तो बता दीजिएगा। शुरू से शुरू करो कोई एक अच्छे से। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, फिर इल्तुतमिश के बाद कौन था, सही बताओ तो फिर हम नाम सुनना चाह रहे हैं। कैसे कर रहे हो, लड़का आया लड़की आई। देखो आप अच्छे से, सबसे पहले हम देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210। इसके बाद आराम शाह 1 साल के लिए 1210 से 1211। आराम शाह को हटाते हैं इल्तुतमिश। उस समय एक्चुअली इल्तुतमिश जो थे वो बदायूं के गवर्नर थे। कहाँ के गवर्नर थे, बदायूं के। इन्होंने इन्हें हटाया और इनकी जगह इल्तुतमिश शासक बन जाते हैं। ठीक 11 से 36 तक। उसके बाद इल्तुतमिश के बाद इनका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ये शासक बनता है थोड़े से समय के लिए। इसकी माँ जो थी, बताओ नाम, शाह तुर्कान। ये बहुत ही खूंखार महिला थी, बहुत परेशान कर रही थी जनता को। तो रजिया सुल्तान जाती हैं दिल्ली की जनता के पास गुहार लगाने के लिए कि देखिए हम काबिल हैं, हमें शासक बनाइए। तो पहली बार दिल्ली की जनता ने किसी को अगर शासक बनाया था तो वो कौन थी, रजिया सुल्तान थी। उसके बाद कौन, मुइजुद्दीन बहराम शाह आए। उसके बाद कौन, अलाउद्दीन मशहूद शाह आए। उसके बाद कौन, नासिरुद्दीन महमूद आए। उसके बाद कौन, बलबन या गयासुद्दीन बलबन। इसके बाद कैकूबाद या मुइजुद्दीन मोहम्मद कैकूबाद, और कैकूबाद के बाद क्यूमर्स। ठीक, अपने मन में दोहरा लीजिए। ऐबक, ऐबक के बाद ऐबक आराम कर रहे थे तो आराम शाह के बाद इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बाद रजिया सुल्तान के बाद अब बहरा रहे हैं ये लोग रजिया को देख के, तो बहराम शाह। उसके बाद अलाउद्दीन मशहूद शाह, उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद, और उसके बाद गयासुद्दीन बलबन के बाद कैकूबाद, और उसके बाद क्यूमर्स। और क्यूमर्स जो थे इस वंश के अंतिम शासक थे। ठीक, यहाँ तक क्लियर, क्रम समझ में आ रहा है। कोई समस्या किसी को कहीं से कहीं तक। लाइव क्लास में बोलिए बेटा। ये हमने लास्ट क्लास की बात है, क्योंकि इतिहास थोड़ा जल्दी जैसे आता है वैसे चला जाता है, तो बार बार आप उसे रिपीट करिए। कोशिश करते हैं कि चीज़ें आपको याद हो जाएं। ठीक है, तो ऐबक आराम करेंगे, इल्तुतमिश आएगा, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान के बाद लोग बहरा जाएंगे 40 दल वाले, तो बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मशहूद शाह, उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद, उसके बाद इनसे अपनी बेटी का विवाह किया था बलबन ने, याद है। तो
फिर कौन, गयासुद्दीन बलबन, बलबन के बाद कैकुबाद और कैकुबाद के बाद क्यूमर्स। ये आपका टाइम पीरियड जो है वो रहेगा। इनके कार्यकाल से सच मतलब नहीं, लेकिन क्रम थोड़ा याद रहता है तो चीज़ें कनेक्ट होती हैं तो लंबे समय तक रहती हैं। ये हमने बात आपका कर ली थी, ठीक। एक बार में अब यहाँ तक कोई समस्या किसी को? थोड़ा सा ऐबक से ही शुरू करते हैं। तो ऐबक जो थे, इनके समय के जो समकालीन विद्वान थे, एक हसन निजामी थे, इनकी बुक ताजुल मासिर, और फ़क़े मुदब्बर की सजरा ए अनसब। इनकी बुक कौन सी थी? सजरा ए अनसब जो है, मनसब नहीं सॉरी, अनसब जो है वो बुक थी। अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक देखो 4 साल, इसको कनेक्ट करो बाबर से। जिस तरीके से बाबर का कार्यकाल 1526 से 1530 तक था, वो भी अपने वंश का संस्थापक था। यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक भी अपने वंश के संस्थापक हैं। ये 1206 से 1210 है और वो 1526 से 1530 है, ठीक। अब मैंने आपको बताया था, अच्छे से देखिए, कुरान खां इनको टाइटल दिया गया था। कुरान जो है बड़े सुरीले स्वर में ये गाते थे। दूसरा नाम क्या था इनका? लाख बख्श। और लाख बख्श क्यों कहा गया इन्हें? क्योंकि अधिक दान देने के कारण, खूब सारा दान जो है वो देते थे, इसलिए ये क्या कहलाते थे? लाख बख्श कहलाते थे। इसके बाद ये गुलाम वंश के पहले शासक थे, तुर्क जनजाति से संबंधित थे। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इन्होंने बेटा कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं ली। सुल्तान की उपाधि कौन लेंगे? इल्तुतमिश, ठीक है, इन्होंने नहीं ली थी। ये क्या लेके, अब इन्होंने क्या टाइटल लिया? एक मलिक, एक सिपह सालार। तो इन्होंने, आपको ये ध्यान रखना, रूल्ड विद द टाइटल ऑफ सिपह सालार और मलिक। तो मलिक और सिपह सालार की पदवी ली थी इन्होंने, और इनकी 1210 में मृत्यु हो गई थी। आप अच्छे से जानते हैं, चौगान जिसे हम पोलो खेलते हैं, घोड़े से ये गिर गए थे, ठीक। अच्छे से ध्यान रखना। इनकी कैपिटल क्या थी? इनकी राजधानी लाहौर थी, ठीक है। इनका जो राज्याभिषेक या क्राउनिंग हुई थी, क्योंकि गौरी की मृत्यु हुई, गौरी के दास थे, तो गौरी की मृत्यु 1206 में हो गई थी। उसके 3 माह बाद इन्होंने क्या कर लिया था? राज्याभिषेक हुआ था। इनकी कैपिटल या राजधानी, ठीक है। मुक्ति पत्र, तो गौरी के उत्तराधिकारी गौर सुल्तान गयासुद्दीन महमूद द्वारा दास्ता से इन्हें मुक्त कर दिया गया था। तो किसने? गौरी का जो उत्तराधिकारी या सक्सेसर था, कौन? गयासुद्दीन महमूद। इन्होंने क्या कर दिया कि अब आप क्या हैं? दास नहीं हैं, तो दास्ता से, स्लेवरी से इन्हें मुक्त कर दिया था। तो कोरोनेशन हो गया। कैपिटल सी यहाँ पे बेटा ये गायब हो गई, कैपिटल लाहौर थी। और फ्री फ्रॉम स्लेवरी बाई द गयासुद्दीन महमूद द सक्सेसर ऑफ गौरी। इंग्लिश में गौरी लिखा होता है GHORI। हाँ, सच्ची बोल रहे हैं। चलो हो गया। फिर इसके बात करें, इनकी स्थिति क्या थी? तो काजी अजीज कूफी द्वारा दास के रूप में इन्हें क्रय किया गया था गजनी में। फिर इन्हें गौरी ने खरीदा। क्रय करना मतलब समझ रहे हैं ना, परचेज कर लिया। और गौरी द्वारा ही इन्हें अमीर आखुर के पद पर प्रोन्नत किया गया था। देखो, अमीर आखुर के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो अमीर आखुर का पद था, ये कौन थे? अश्वशाला के प्रमुख थे। तो इन्हें अमीर आखुर के पद पर इन्हें किसने रखा? गौरी ने रखा था, ठीक है। तो ये इनकी बात है। फिर इनके निर्माण कार्य हमने आपको बताए थे। तो याद करो, दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, अजमेर में क्या था? 2.5 दिन का झोंपड़ा, और दिल्ली में ही एक और चीज़ क्या थी? कुतुब मीनार। याद रखना, कुतुब मीनार का इन्होंने निर्माण कार्य स्टार्ट किया था बस, लेकिन कंप्लीट कौन कराएंगे? इल्तुतमिश। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कुतुब मीनार जो है इन्होंने बनवाना शुरू की थी, ठीक। 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई। ये दोनों दिल्ली में है, ये अजमेर 2.5 दिन का झोंपड़ा, ठीक है। फिर ऐबक के बाद थोड़े समय के लिए ऐबक गिर गए ना, तो आराम आराम करेंगे, तो कौन आया? आराम शाह आता है, लेकिन इल्तुतमिश ने उन्हें हटा दिया था, ठीक है। अब आ जाती है बात 1211 से लेके, अब देखो कितनी छोटी सी बात है, 1206 से 10 तक कुतुबुद्दीन ऐबक, और 10 से 11 तक इनका बेटा आराम शाह। और उसके बाद में, अब देखो मान लो, थोड़ा समझना, कभी ऐसे प्रश्न बन जाएं जो थोड़े अनएक्सपेक्टेड हैं, पेपर में पूछ ले। आराम शाह गुलाम वंश का शासक, कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र, ठीक है, 2 बात। और किसने हटाया इन्हें?
तो इल्तुतमिश ने हटाकर या इल्तुतमिश आराम शाह को हटाकर दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। ठीक है, इतने पॉइंट में आपके आराम से ख़त्म हो जाएंगे। देखिए हर कुछ आता नहीं है, लेकिन कभी आ जाए, आपने नहीं तैयार किया और एकदम से आ जाए तो एक दूसरे से अगर कनेक्ट होगा तो आप लिख सकते हैं। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जितनी बार बोलें हम 10 बार भी पढ़ लें तो कोई बुराई नहीं है, इल्तुतमिश इतने इम्पॉर्टेंट है। तो रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत इल्तुतमिश, प्रथम वैध सुल्तान। तो फर्स्ट लीगल सुल्तान जो था वो यही था। खलीफा से अधिकार प्राप्त किया इसने कि भैया मैं, ठीक है, सुल्तान के पद की स्वीकृति इसने ली। ठीक है, सुल्तान ए आजम की उपाधि, टाइटल क्या लिया? सुल्तान ए आजम। और 1229 में खिलत, ठीक है ना, खिलत का प्रमाण पत्र, मतलब क्या, बेसिकली इनसे वैलिडिटी मांग ली खलीफा से कि भैया हमें आप वैध रूप से एक सर्टिफिकेट दे दो कि आप वैध सुल्तान हो। ठीक है, फिर इसके बाद इक्ता प्रणाली, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपको बता चुके हैं, कुछ नहीं तो ऐसे याद रखना, व्यवस्थित रूप से इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश ने शुरू की थी। और इक्ता का मतलब क्या? राज की भूमि का एक भाग जिस पर एक अधिकारी नियुक्त होता था, जिसे इक्तेदार कहा जाता था, और इससे प्राप्त होने वाली इनकम से वो सेना रखता था, और जब भी युद्ध होता था तो सुल्तान का उस सेना से सहयोग करता था। और अगर इस इक्ता भूमि से कोई आय प्राप्त हुई उसको और एक्स्ट्रा पैसा जो बचता था उसके खर्च निकालने के बाद, तो वो कहलाता था फवाजिल। क्या कहलाता था? फवाजिल। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, तो पूछा गया था कि फवाजिल क्या है। ठीक है, वह इक्ता भूमि से प्राप्त वह अतिरिक्त धन जिसे राजकोष में जमा किया जाता था। और नहीं समझ में आ रहा हो और थोड़ा क्लियर कर देते हैं। जैसे मैं अगर बोलूं आपसे कि ये एक इक्ता है, क्या है ये? इक्ता। ठीक है, इक्ता को थोड़ी देर के लिए आप मान लो राजकीय भूमि। ठीक, ये किसको दे दी गई? जिसको दी गई वो क्या कहलाया? इक्तेदार। तो वो जो था जिसको इक्ता प्राप्त हुआ वो इक्तेदार कहलाया। अब इस भूमि से आय होगी भाई, इनकम तो होगी ना, फसल उगाओगे, तो इससे हुई आय, और इस आय का उपयोग किस में किया जाता था? सेना के रख रखाव। ठीक है, तो केयर टेकर बन गया ये। ठीक, तो क्या किया इन्होंने? एक आर्मी रखी, उसकी केयर टेकिंग की, रख रखाव किया। अब इसके अलावा जो अतिरिक्त धन था, ठीक है, इसी को हम क्या कह सकते हैं? अतिरिक्त धन, या एक और शब्द क्या होता है इस्तेमाल, बोलते हैं ना, अधिशेष। अधिशेष समझते हैं? मतलब सब कुछ खर्च होने के बाद बचा हुआ शेष। तो मान लो ऐसे समझो, इस भूमि से 1 लाख रुपए की आय हुई, और मान लो 90,000 रुपए किस पर लग गए? सेना की केयर टेकिंग पर लग गए। तो अब कितना बचा? 10,000। तो ये जो 10,000 शेष बचा, अधिशेष, इसको कहाँ जमा करना है? ठीक है, राजकोष में। राजकोष समझ रहे हैं? जो ट्रेजरी होती है। ठीक है, तो राजकोष में मतलब राजा के पास जमा किया, तो ये जमा होता था, यही क्या कहलाता था? ये कहलाता था फवाजिल। बात समझ में आ रही है? तो ये फवाजिल होता था। तो इसको, फवाजिल को कहाँ जमा करना होता था? जो सुल्तान होते हैं उनके पास। अब जो भी अतिरिक्त पैसा या अधिशेष बचता था उसको जमा कर देते थे। ठीक, तो फवाजिल किससे संबंधित है? सल्तनत काल से। ठीक है, और मुख्य रूप से किससे संबंधित होगा? तो इल्तुतमिश से, क्योंकि इक्ता व्यवस्था कौन शुरू कर रहा है प्रॉपर वे में? इल्तुतमिश शुरू कर रहा है। ठीक है, इक्ता समझ में आया। और इसी को अगर हम देखें, क्षेत्रों को इक्ता में विभाजन, इसे समाप्त किसने किया था? याद करो, इक्ता व्यवस्था को किसने समाप्त किया? अलाउद्दीन
खिलजी ने। देखो ध्यान रखना, दोनों में कन्फ्यूजन होता है। तो अलाउद्दीन खिलजी जो थे, कौन थे बेटा? अलाउद्दीन खिलजी किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो आपको ये ध्यान रखना है, एकता प्रणाली को किसने समाप्त किया? एकता सिस्टम को अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त किया था। बेसिकली देखिए कारण क्या था, थोड़ा समझिए, लॉजिकली समझाते हैं आपको। हम यहाँ तक इल्तुतमिश के समय देख रहे हैं कि एक स्थायी सेना नहीं है, स्टैंडिंग आर्मी या परमानेंट आर्मी नहीं है, क्योंकि सेना है कहाँ? एकता व्यवस्था वाले के पास, इक्तेदार के पास। तो ऐसा नहीं कि सुल्तान के पास बिल्कुल सेना नहीं होती थी, सेना होती थी सुल्तान के पास, लेकिन जब युद्ध होते थे तो इनके जो एकता भूमि वाले इक्तेदार हुआ करते थे वो अपनी अपनी सेना लेकर सुल्तान के सहयोग के लिए युद्ध में आते थे। अब उसमें दो समस्याएं थी कि ये जो इक्तेदार हैं ये क्या करते थे? सेना झूठी बता देते थे। भाई जैसे घोड़ों की गिनती करानी है, मान लो आप सब इक्तेदार हो, मैं सुल्तान हूँ उस समय का, हमने अपना कोई अधिकारी भेजा आपकी सेना को गिनने के लिए, आपने 200 घोड़े बता दिए, 200 क्या बता दिए? सैनिक बता दिए, गिनवा दिया। अब जब आप मैडम आपके यहाँ पहुँचे, पता चले आपने कहा 50 घोड़े तुम हमें दे दो। अब घोड़े पे थोड़ी नंबरिंग या सील डली हुई है, तो आपने भी गिनवा दिया, आपके पास चला और पता चले कि जो 50 थे वो सब जगह कॉमन थे। अब क्यों ऐसा? जिससे आप रख रखाव पर खर्च ज़्यादा बता सकते हैं, तो फवाजिल आपको कम से कम दिखाना होगा, क्योंकि भाई खर्च हो गया पैसा। लेकिन ऐसी स्थिति में शासकों को जब युद्ध होता था तो वास्तव में सेना कम होती थी जो दिखाई जाती थी, तो ये खतरनाक स्थिति थी। अब चूंकि अलाउद्दीन खिलजी को आप अगर समझोगे, एक ऐसा व्यक्ति था, क्या नाम था इसका? ठीक है, इसने एक टाइटल लिया था सिकंदर ए सानी, और कहें हम इसे द्वितीय अलेक्जेंडर भी कहते हैं, सेकंड अलेक्जेंडर या सिकंदर ए सानी। अलाउद्दीन खिलजी ने, आगे आएगा अब जब खिलजी वंश, तो इसने ये समझा यार अगर यही नहीं पता होगा कि सेना है कितनी तो जीतेंगे कैसे, क्योंकि इसका इरादा क्या था अलाउद्दीन खिलजी का? विश्व विजय करनी है सिकंदर की तरह, तो इसीलिए द्वितीय सिकंदर है। तो उस स्थिति में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने यहाँ कैसी सेना रखी थी? ठीक है, इसने स्थायी सेना रखी थी। अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो कैसी सेना रखी इसने? परमानेंट आर्मी, या इसी को हम कहते हैं स्टैंडिंग आर्मी। किसके पास? ठीक है, अब सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, सल्तनत काल में कौन सा शासक था जिसने पहली बार स्थायी सेना रखी? अलाउद्दीन खिलजी। अब सेना रखेंगे तो वेतन देना होगा, तो इसने क्या सैलरी दी? नगद वेतन देने वाला भी ये पहला शासक था। और इसने कहा अच्छा घोड़े इनने भी गिनवा दिए, मान लो हमारे सेना के सेना नायक ने, तो क्या किया जाए? इनको हर एक को एक निशान दो, एक नंबर दो। तो उसने घोड़ा पर क्या, घोड़ा और सैनिकों पर एक पद्धति शुरू की, दाग एवं हुलिया। तो घोड़े को दाग दिया जाता था सील से, मान लो इसको नंबर दे दिया 2, तीसरे को 3, 4, 5, 6 ऐसे नंबर डाल दिए, तो अब वो तो एक्सचेंज हो नहीं सकते। और दूसरा, हर एक सैनिक का हुलिया निश्चित कर दिया। तो इसने दाग एवं हुलिया व्यवस्था शुरू की थी और स्थायी सेना रखी। तो कैसा सैलरी दी? कैश में सैलरी दी, यानी कि नगद वेतन देना इसने शुरू कर दिया था। किसने बेटा? अलाउद्दीन खिलजी ने। और यही एक बड़ी बात थी। अब सेना को पैसा दिया। देखो अब आज हमारी भारतीय सेना में इससे क्या चीज़ें आई। तो जब इसने कैश सैलरी दी, अब यहाँ पे सेना में विद्रोह ना हो इसके लिए क्या अच्छा होना चाहिए? बाजार की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, हम देखो अगर आप कहें तो इसको हम करेक्ट करें अभी की वर्तमान सैनिक व्यवस्था से। चाहे हम देखें जो भी आर्म फोर्सेस है, पुलिस है, आर्मी है, नेवी है, ठीक है, एयरफोर्स है, इन सब की अपनी कैंटीन होती है। ठीक है, और आप अच्छे से जानते हैं कि जो सामान अगर 5000 में आ रहा होगा बाहर, कोई ब्रीफकेस लेना है, कोई ऐसा सामान लेना है, तो वहाँ पे वो सामान हो सकता है 2, 2500, 3000 में आपको मिल जाएगा। बहुत बड़ा वेरिएशन आता है। जो लोग कैंटीन गए होंगे, आर्मी कैंटीन, पुलिस कैंटीन, तो ये इसने भी यही किया। इसने मार्केट सिस्टम, बाजार व्यवस्था को कंट्रोल किया और एक निश्चित अमाउंट पर सैनिकों को सामान मिले, महंगाई ना बढ़े, क्योंकि कैश सैलरी दे रहे हैं। अगर इनके खर्चे पूरे नहीं हुए
तो सेना विद्रोह कर देगी, और सेना को अगर आपको खुश रखना है तो उसको क्या चाहिए, उसके लिए तो ये यहाँ से पहली बार बाजार व्यवस्था लागू करने वाला कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। इसने अलग अलग बाजार बना दिए थे। समझ में आ रही? तो कहाँ से शुरू हुई बात, एकता प्रणाली। तब देखना सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने एकता किसको दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक को, लेकिन एकता प्रणाली को व्यवस्थित शुरू किसने किया, इल्तुतमिश ने, और एकता सिस्टम को समाप्त किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। ठीक, ये सब बातें अभी हम सिकंदर सानी और ये सब आगे अलाउद्दीन खिलजी पढ़ेंगे, आपके ऑलरेडी नोट्स में दी गई हैं। तो इसने एकता में विभाजन कर दिया क्षेत्रों का। ठीक, आगे चले। अब इसके बाद क्या हो रहा है, इसका टाइम पीरियड 1211 से 36 तक था, हम अभी पढ़े। तो ये इल्वरी जनजाति से संबंधित तुर्क था, इल्वरी। तो अगर आपसे कहा जाए इल्वरी वंश का संस्थापक, तो कुछ नहीं, ई ऐसे याद रख लो, कुछ नहीं। तो ई से इल्वरी, ई से इल्तुतमिश। तो इल्वरी वंश का संस्थापक इल्तुतमिश। अब हम बोले बलबनी वंश का संस्थापक, तो बलबन, बस कुछ रटने वाली बात ही नहीं है। तो ये इल्वरी जनजाति से था, इसलिए एक और वंश का नाम क्या हो जाएगा, इल्वरी वंश। अन्य नाम क्या है, गुलाम का गुलाम। आपको बताया है कुतुबुद्दीन ऐबक किसके गुलाम थे भाई, गौरी के। तो गौरी का गुलाम ऐबक और ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, इसीलिए क्या नाम दिया गया, गुलाम का गुलाम, स्लेव ऑफ स्लेव। बदायूं का सूबेदार था ये सुल्तान बनने से पहले, अभी बताया। गौरी के आदेश पर ऐबक द्वारा दास्ता से मुक्त। तो गौरी ने आदेश दिया था और किसने से दास्ता से मुक्त किया, ऐबक ने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ शिफ्ट की, लाहौर से दिल्ली। तो अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली को सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में राजधानी किसने बनाया, इल्तुतमिश ने। दास्ता से मतलब जैसे किसी को गुलाम बना लिया, ठीक है, फिर आपने कहा ठीक है अब आज से आप मेरे गुलाम नहीं है, आपको मुक्त कर दिया, जो भी आपको पैसा चाहिए या जो भी आपने कमिटमेंट लिया और उसके बदले में आपने क्या किया, उसे दास्ता से मुक्त कर दिया, मतलब अब वो स्वतंत्र हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो ये चीज़ अब देखो, भारत के उत्तर पश्चिम सीमा, वहाँ देखें तो नॉर्थ वेस्ट जो है, क्योंकि देखो यहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से आक्रमण होगा नहीं ना, हिमालय से, तो आक्रमण हमेशा कहाँ से होंगे, ये जो आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर अभी मिलता है, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, हमेशा आक्रमण यहीं से होते रहे भारत पर। क्या? बिल्कुल। ठीक है, तो चंगेज खान ने आक्रमण किया। अब चंगेज खान ने जब आक्रमण किया तो मंगवर्णी जो थे उनकी सहायता देने से इसने मना कर दिया। और मंगवर्णी ऐसे समझो कि ये बॉर्डर है ना इंडिया का इस समय सल्तनत काल का, इस बॉर्डर को टच करते हुए मंगवर्णी जो है वो चला गया, और यहीं से अगर आप देखेंगे पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से, यहीं से चंगेज खान भी ऐसे ऐसे उसके पीछे पीछे चला गया। अगर वो ऐसा घुस जाता तो आप जानते हैं चंगेज खान तो इतिहास में हमारे आक्रमणों के लिए, तो इससे एक तरीके से इन्होंने राजनीतिक निर्णय लिया, और इस पॉलिटिकल डिसीजन, सही तो थी डिप्लोमेसी, कूटनीति का उपयोग किया, मंगवर्णी को सहायता देने से मना कर दिया चंगेज खान के विरुद्ध, बचा ली दिल्ली को। ठीक है, इसके अलावा कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया इन्होंने। ठीक है, तो ध्यान रखना कुतुब मीनार शुरू किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किनकी याद में की थी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इन्होंने कुतुब मीनार बनाई, और इसको कंप्लीट किसने किया, इल्तुतमिश ने। ठीक है, समझ में आ रही है बात, ये हो गया। फिर हम देखें तो इसने क्या क्या शुरू किया, याद करो, चहलगानी व्यवस्था, यानी तुर्काने चहलगानी, यानी कि चालीसा दल। तो जो तुर्की के 40 अमीर वर्ग हुआ करते थे, उन्होंने एक चालीसा दल बनाया। ठीक, समझ में आ रही है? तो ये चहलगानी 40 नोबल्स हुआ करते थे, इनको बनाया था। अब इसने सिक्के, याद करो, शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, सिक्कों पर टकसाल का नाम शुरू किया, और टंका चांदी का और सिक्के तांबे के कौन से थे, जीतल सिक्के बनाए, अभी मैंने आपको बताया। और ऐसे याद रख लो, नहीं तो जीतल तांबा, तो जीतल जो थे वो कॉपर कॉइन थे, और टंका कैसे थे,
सिल्वर कॉइन थे जो इसने चलाए थे। इसके बाद कौन आएगा भैया? नहीं, ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह आएंगे। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह जिनकी माँ शाह तुर्कान, नाम बार बार लो, आप चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भूल जाओ लेकिन फिर भी लेना है। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो है, इनकी माता शाह तुर्कान एक बहुत ही जाहिल महिला, सीधे शब्दों में बोले भोपाली भाषा में, इनने जनता को बहुत सताया। और उसके बाद रजिया सुल्तान ने जनता से क्या अपील की कि हमें शासक बनाया जाए। तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान रजिया सुल्तान बनी। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका, 1236 से 40 का टेन्योर था। ठीक है, राज्य की शक्ति को सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल और किसके द्वारा सत्ता से हटा दिया गया? तो वही जो तुर्की के अमीर हुआ करते थे, उन्होंने इन्हें हटा दिया था। और अगर आपको याद हो, मैंने कुछ कुछ बातें और बताई हैं, बताइए। इनका विवाह अल्तुनिया से हुआ था और इनकी हत्या कैथल में कर दी गई थी। और इन्होंने अमीर आखुर किसको बनाया था? ठीक है, तो जमालुद्दीन याकूत जो थे, इन्हें इन्होंने अमीर आखुर बनाया था, जो कि क्या थे? अश्वशाला के प्रमुख थे। ठीक है, समझ गए ना? देखो, कहानी सिर्फ इतनी सी है कि आपको याद करना ही पड़ेगा, आप चाहे कुछ भी कर लो। दो स्थितियां, या तो मैं भूल जाऊं या आप याद कर लो। तो पहली स्थिति क्या है? हम तो भूलने से रहे अब, क्योंकि बार बार पढ़ाना है। तो क्या होगा? आपको याद करना है बस, तो हम आपसे बार बार पूछेंगे। अब आ जाते हैं हम गयासुद्दीन बलबन पर। देखिए, बलबन का जो टेन्योर था वो 1266 से 86 तक था। देखो, इल्तुतमिश का 1211 से 1236, 1236 से 1240 किसका? रजिया सुल्तान का। और यहाँ हम देख रहे हैं 1266 से लेके 86 तक 30 साल का जो टेन्योर है वो किसका है? गयासुद्दीन बलबन का। अब बलबन के पहले शासक कौन था? बार बार पूछो। नासिरुद्दीन महमूद। वेरी गुड। तो जो नासिरुद्दीन महमूद थे, इनसे अपनी बेटी का विवाह कर दिया था बलबन ने, और उसके बाद जो शासक बनते हैं वो बलबन थे। इनकी उपाधि ध्यान रखना, उलूग खां। ये कई बार आ चुका है कि उलूग खां किसका टाइटल था। देखो, लाख बख्श कौन थे बाबा? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुरान खां कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम का गुलाम कौन था? और सुल्तान की उपाधि किसने ली? इल्तुतमिश ने। और यहाँ पर उलूग खां का टाइटल या गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। ठीक है, वास्तविक नाम बहाउद्दीन। ये जो थे, इनका उपनाम क्या था? बलबन खुर्द। तो मतलब क्या है? कनिष्ठ बलबन। उपनाम के रूप बलबन खुर्द मतलब क्या है? कनिष्ठ बलबन है। अब ये किससे? इल्वरी तुर्क से ही संबंध रखते थे। ठीक है, वैवाहिक संबंध की बात करें तो खसदार का पद इन्होंने इल्तुतमिश से प्राप्त किया। इल्तुतमिश के खस थे ये। ठीक है ना, खास लो। खसदार। अमीर शिकार रजिया ने तो कर लिया हमने शिकार रजिया का। अमीर शिकार दिया रजिया ने, और शिकार किसने किया? ठीक है। फिर अमीर आखुर, रजिया के बाद बहराए थे शाह। अमीर आखुर याद करो, रजिया सुल्तान के बाद अगले शासक बहराम शाह। तो अमीर आखुर रजिया के बाद बहराम शाह ने क्या दिया? अमीर आखुर। फिर देखें नासिरुद्दीन महमूद जो इनके दामाद भी थे, क्या दिया? नायब ए ममलिकात। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पीएससी और यूपीएससी दोनों में पूछा गया है कि नायब ए ममलिकात का पद तो किसने दिया था? नासिरुद्दीन महमूद ने। तो ना से नासिरुद्दीन महमूद, ना से नायब ए ममलिकात। अमीर आखुर बहराम शाह, अमीर शिकार रजिया और खसदार इल्तुतमिश। अब पूछ लें ये चार पद दे के, बोले ये किसको मिले थे? चार ऑप्शन दे दे। कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। तो थोड़ा ध्यान रखना कि ये किसके पद थे? बलबन के। ठीक। 1249 में हुजैदा जो थी इनकी बेटी, उसका विवाह सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद से इसने कर दिया। तो ये खास बन गया इनका। तो नायब ए ममलिकात बन गया ये यहाँ पर। इसका प्रारंभिक जीवन, बचपन में ही इसे मंगोलों ने पकड़ लिया।
गजनी में बसरा के ख्वाजा जमालुद्दीन वसरी ने खरीदा। 1232 में दिल्ली लाया गया। 1233 में ये ग्वालियर विजय के पश्चात इल्तुतमिश ने इसे खरीदा था। तो जब इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय की थी उसके बाद इसे किसने खरीदा? इनसे कोई मतलब नहीं है, नॉर्मली ये आज तक किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आए। आएंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में, जहाँ एकदम बिल्कुल घुस घुस के पूछते हैं, ठीक है ना, नेट में, असिस्टेंट प्रोफेसर में, बाकी कहीं नहीं आएंगे। शासनकाल, एक तो बेटा इसका नवरोज त्यौहार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नवरोज या नवरोज फेस्टिवल किसने शुरू किया? बलबन ने। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर इसके अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट विभाग है दीवाने अर्ज। तो दीवाने अर्ज जो होता था वो मिलिट्री डिपार्टमेंट या सैन्य विभाग होता था, और इसी को हम कहें, इसका जो प्रमुख है तो हम इसे कैसे करते थे? आरिज ए मुमालिक। शब्दों पे ध्यान देना। दीवाने अर्ज नाम का विभाग किसने बनाया? इक्ता व्यवस्था किसने शुरू की? इल्तुतमिश ने। समाप्त किसने की थी? और दीवान तुर्काने चहलगानी बलबन ने। इक्ता व्यवस्था बलबन ने, हाँ। तो आपको ध्यान रखना है, एक है आपका क्या, देखो मैं बार बार बैक फ्लैश में जा रहा हूँ। पहली बात, इक्ता व्यवस्था, व्यवस्थित रूप से इक्ता से, हु इंट्रोड्यूस इक्ता सिस्टम प्रॉपरली? इल्तुतमिश। एक, तुर्काने चहलगानी या चालीसा दल? इल्तुतमिश, ठीक है। इक्ता व्यवस्था समाप्त किसने की? अलाउद्दीन खिलजी। और तुर्काने चहलगानी बलबन ने समाप्त की, ठीक है। अब बलबन क्या विभाग बना रहे हैं? दीवाने अर्ज। ये जो दीवाने अर्ज था, देखो सल्तनत कालीन विभाग, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, इसलिए मैं विभाग बार बार बता रहा हूँ। अलग अलग हैं लेकिन लिखना एक साथ होता है। तो दीवाने अर्ज किसका है? ठीक है, मिलिट्री डिपार्टमेंट या सैन्य विभाग है। इसका प्रमुख होता था आरिज ए मुमालिक। मुमालिक एक तरीके से अधिकारी को कहा जाता था, ठीक है ना। तो आरिज ए मुमालिक की स्थापना मंगोलों से मुकाबला करने के लिए की गई थी, क्योंकि मंगोलों का आक्रमण हो रहा था। अब देखना, अच्छे से समझना, क्वेश्चन पूछा जाए कि मंगोलों का आक्रमण किसके समय हुआ? ठीक है, ठीक है। तो इनके सेना के मंत्री कौन थे? इमाद उल मुल्क। वजीर के आर्थिक नियंत्रण से इन्होंने मुक्त कर दिया था। अब इसने दिया राजत्व का सिद्धांत, ठीक है, किनशिप थ्योरी या थ्योरी ऑफ किनशिप। तो रक्त और लोह की नीति अपनाई, या तो हमारे कदम में डल जाओ और क्या करो? सिजदा और पाबोस करो। सिजदा मतलब ज़मीन में लेट जाओ, पाबोस मतलब हमारे पैर के अंगूठे को किस करो। ये व्यवस्था चलाई, और उसके लिए उसने रक्त और लोह की नीति अपनाई, या तो शरण में आ जाओ या गर्दन काट देंगे। सुल्तान को निरंकुश होना चाहिए, सिजदा पाबोस की रीतियाँ। तो क्या कहा इसने, ठीक है ना, अच्छे से ध्यान रखना है कि डिवाइन थ्योरी में इसे नियामत खुदाई कहा इसने। मतलब समझ रहे हो ना कि सुल्तान जो है वो ईश्वर की छाया है, और सुल्तान जो भी निर्णय लेगा वो सब सही है, क्योंकि ईश्वर ने उसे शासक बनने के लिए ही पैदा किया है, और उसके जो निर्णय होंगे वो हमेशा सही होंगे। तो गॉड गिवन सुल्तान मस्ट बी ऑटोक्रेटिक। सुल्तान कैसा होता है? ईश्वर द्वारा प्रदत्त पद है और ऑटोक्रेटिक हैं, जो भी आप निर्णय लेंगे वो सब सही होंगे। देखो अब बढ़िया बात करेगा। राजा धरती पर नियामत खुदाई है, ईश्वर का प्रतिनिधि है। चलो भैया, राजा जिले इलाही है, मतलब ईश्वर का प्रतिबिंब है, ठीक है, शैडो ऑफ गॉड है। मान मर्यादा में राजा का क्रम पैगंबर के बाद है, मतलब पैगंबर हजरत मोहम्मद के बाद में कौन? मतलब ईश्वर के बाद कौन? राजा। बुगरा खां जो पुत्र था उसने सलाह दी थी, सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है, मतलब हम पर कोई अंकुश नहीं लगा सकते, हम जो भी निर्णय लेंगे वो सही होगा। तो किसने कहा? ये अपने पुत्र को कहा था। और लोह एवं रक्त की नीति का ये, ठीक है, संस्थापक था। तो इसने क्या किया? किंग ऑन अर्थ, नियामत खुदाई, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, किंग जिले अल्लाह या जिले इलाही यानी कि गॉड इमेज,
ऑर्डर ऑफ द किंग इन ऑनर आफ्टर द प्रॉफिट और फाउंडर द थ्योरी ऑफ किंगशिप द फर्स्ट दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में पहला था जिसने क्या शुरू किया, राजत्व का सिद्धांत, और अपने बेटे को क्या एडवाइस दी, एडवाइस टू बुगरा खां द पोस्ट ऑफ सुल्तान इज लिविंग सिंबल ऑफ ऑटोक्रेसी। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं ना कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है, कोई भी अंकुश लगाने की कुचेष्टा नहीं कर सकता। ठीक है, ध्यान रखेंगे अच्छे से। तो ये हो जाता है आपका इससे संबंधित। अब एक प्रश्न जो आपसे सीधा पूछा गया है वो मैं आपको बिल्कुल सीधा सीधा बढ़िया से बता देता हूँ। ये क्वेश्चन आपसे मेंस में पूछा गया है, ये बहुत कम जगह व्यवस्थित होता है, हमने सीधा दिया है, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, छाप आना जाके बस। क्वेश्चन क्या आया है, बलबन का राजत्व का सिद्धांत, किंगशिप थ्योरी ऑफ बलबन। देखिए समझिए, बलबन द्वारा प्रतिपादित राजसत्ता के सिद्धांत ने रक्त और लोह की नीति को अपनाने का मार्ग प्रशस्त किया। बलबन को विश्वास था कि आंतरिक और बाहरी खतरों का सामना करने का एकमात्र तरीका सुल्तान की शक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ाना है। अगर आपको बचना है आंतरिक और बाहरी विद्रोहों से तो राजा की सत्ता को, शक्ति को इतना स्थापित और प्रतिष्ठापूर्ण बना दो कि कोई किसी तरीके का उल्लंघन या हमला करने की सोच भी ना सके। तो इसने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तलवार बलबन का प्रमुख हथियार था। ठीक है, फिर इसने इस हथियार का क्या किया, इस्तेमाल अपने प्रतिद्वंदियों, विद्रोहियों, लुटेरों, चोरों और आक्रमणकारियों के खिलाफ बड़े प्रतिशोध के साथ किया कि आ जाओ हम तुम्हें तलवार से निपटा देंगे। ठीक है, फिर इस नीति का पालन करके वह लोगों के मन में आतंक पैदा करना चाहता था कि जो कोई भी सुल्तान की सत्ता को चुनौती देने का साहस करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये तो हो गई रक्त एवं लोह की नीति। इस नीति के कारण वह लगभग, ठीक है, अब क्या है, 40 वर्षों तक, यानी कैसे समझना, 20 वर्षों तक नासिरुद्दीन मोहम्मद के नायब या प्रधानमंत्री के रूप में था, नायब मुमलिकात, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के रूप में शीर्ष पद पर रहने में सक्षम रहा, क्योंकि 1266 से 86 तक ये 30 साल तो वो सीधा सीधा शासक है, और उसके पहले जो इनके दामाद जी थे वो उतने शक्तिशाली थे नहीं। तो सत्ता किसके हाथ में, इसी के हाथ में थी। उसने रक्त और लोह की अपनी नीति को बहुत सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया। अमीरों और उसकी प्रजा की नज़र में सुल्तान की प्रतिष्ठा और शक्ति को बढ़ाया। अब सिद्धांत में क्या क्या है, तो एक तो है राजा का देवीय अधिकार। बलबन ने कहा राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड है, और राजत्व एक देवीय संस्था है। तो जो किंगशिप है वो कैसा हो गया, डिवाइन सिस्टम हो गया, डिवाइन इंस्टीट्यूट है, अल्लाह सब कुछ देवता दे रहे हैं हमें। ठीक है, उसने अमीरों को यह विश्वास दिलाने के लिए घोषणा की कि उसे ताज या राजत्व उसकी दया से नहीं बल्कि ईश्वर की दया या कृपा से मिला है। तो उसने क्या समाप्त कर दिया था, 40 दल समाप्त कर दिया उसने। शाही वंश, मैंने बताया था अफरासियाब वंश का कहता था। तो बलबन को एहसास हुआ कि उस समय लोगों का मानना था कि शासन करना और सत्ता का प्रयोग करना केवल प्राचीन शाही परिवारों का विशेषाधिकार था, इसलिए उसने घोषणा की वह प्रसिद्ध तुर्की योद्धा अफरासियाब का वंशज है। तो अपने आप को किसका वंशज बता दिया, अफरासियाब। तो लोग मानते थे कि भैया यही शासन करने के लिए पैदा हुए, तो हम भी हैं। परिस्थितियों ने ही उसे गुलाम बनाया। याद करो मैंने कहा था, बड़े प्यार से कहता है, परिस्थितियों के रूप में मैं गुलाम बन गया हूँ। मैं तो किस वंश से संबंधित हूँ, अफरासियाब वंश से संबंधित हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद एक निरंकुश राजा के रूप में, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बुगरा खां से क्या कहा, राज्य सत्ता निरंकुशता का अवतार है। उसका मानना है कि राजा का यह अलौकिक भय और रुतबा है जो लोगों को आज्ञाकारिता सुनिश्चित करता है। निरंकुश, जिस पर कोई अंकुश न हो, मतलब ये सीधा सीधा ऑटोक्रेसी वाला है और लोगों से शासन करने के लिए निरंकुशता को ये क्या करता है, महत्व देता है। तो क्या क्या चीज़ें हुई, राजा का देवीय अधिकार, शाही वंश तो रॉयल डायनेस्टी की बात करता है, एक निरंकुश राजा के रूप में बात करता है। फिर ये बोलता है कुलीन वंश के वंशजों और सामान्य लोगों के बीच अंतर। मैंने आपको बताया था, अगर याद हो, मैंने कहा था कि जब ये किसको देखता है, किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता है
तो इसका हाथ ऑटोमेटिकली तलवार पर चला जाता है कि इसकी हत्या कर दे। यही ये कह रहा है। इतिहासकार जियाउद्दीन वर्णी ने यहाँ तक कहा कि जब भी बलबन किसी निम्न जन्म के या कुल के व्यक्ति को देखता था उसकी आंखें क्रोध से जलने लगती थीं। मज़ेदार किरदार है ये। उसके हाथ उसकी तलवार पर पहुंच जाते थे उसकी हत्या करने के लिए। हालांकि बाकी लोग बोलते हैं कि चरम सीमा है कि इतना डेंजरस कैसे हो सकता है। अभी और कांड सुनो। इतना तो विश्वसनीय है कि बलबन इसी दृष्टिकोण के कारण उसने अपने सभी ऐसे अधिकारियों जो कुलीन परिवार में पैदा नहीं हुए थे सभी को महत्वपूर्ण पदों से बर्खास्त कर दिया था। तो इस आधार पर वर्णी साहब ने ये कहा कि ये उच्च कुल को महत्ता देता था। त्रिपक्षीय संबंध की मान्यता। बलबन ने ईश्वर और सुल्तान, सुल्तान और जनता और ईश्वर और जनता के बीच संबंध पर जोर दिया। त्रिपक्षीय मतलब क्या? पहले बलबन ने ईश्वर और सुल्तान एक, दूसरा सुल्तान और जनता, और तीसरा क्या? ईश्वर और जनता के सिद्धांत पर जोर दिया। अब देखो, वह स्वयं को पृथ्वी पर ईश्वर द्वारा निर्मित लोगों के कल्याण के लिए ईश्वर का प्रतिनिधि मानता है कि ईश्वर ने जिन लोगों को पैदा किया है उनका वो क्या है? ईश्वर द्वारा निर्मित प्रतिनिधि है। हो गया शैडो ऑफ गॉड कि भैया हम तो ईश्वर की छाया है। तो इस बात पर जोर दिया कि राजा राजकोष का उपयोग अपनी प्रजा के लिए, लाभ के लिए किया जाना चाहिए। उसी प्रकार राजा को भी न्याय करने में निष्पक्ष रहना चाहिए। फिर उसने क्या किया भैया इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए? तो अब करता है। याद करो मैंने कहा था अफरासियाब वंश का मानता है, तो वो जैसा दरबार सजाएगा वो कैसा होगा? तो ईरानी या फारसी परम, देखो याद रखना वर्तमान में जो ईरान है उसे पहले फारस कहा जाता था, तो वही अफरासियाब वंश है वहाँ का। तो अफरासियाब वंश या ईरानी जो फारसी त्यौहार हैं, फारसी परंपराएं जो हैं, उनको ये अपने दरबार में लागू करेगा। तो क्या किया? दरबार की मर्यादा और भव्यता, कठोर अनुशासन लागू किया। बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं हम, किसी को भी हास्य या ढीली बातचीत करने की अनुमति नहीं थी। बिल्कुल हंसना नहीं है, ठीक है। पता है हंसना प्रतिबंधित था वहाँ, हंस गए तो गर्दन कटवा देगा ये। तो दरबार में हंसना नहीं है। दरबारियों से काफ़ी दूरी बनाए रखी। एक निश्चित पोशाक थी दरबारियों की कि भैया यही ड्रेसअप आपको रखना है। समारोह तो उसने सिजदा की प्रथा शुरू की। लोगों को, राजा को सलाम करने के लिए घुटने टेकने और अपने माथे को ज़मीन से छूने की आवश्यकता होती थी। अब देखो और भी बढ़िया बात, इसके जो अंगरक्षक बॉडीगार्ड थे, इसने एकदम लंबे चौड़े काले हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड रख रखे थे और वो खाली तलवारें लेके चलते थे और उन्हें देख के लोग डर जाते थे। यही किया बलबन ने। डरावने और लंबे अंगरक्षकों की नियुक्ति की जो हाथों में नंगी तलवारें लेकर राजा के चारों ओर खड़े रहते थे। जब भी वह महल से बाहर जाते थे तो अपनी नंगी तलवार बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह समझ रहे, चिल्लाते हुए साथ चलते थे। अब एकदम जैसे समझो एकदम खतरनाक टाइप का, हंसना है नहीं, बिस्मिल्लाह। अगर ऐसे आप करोगे तो क्या होगा? सामने वाला बेचारा जो गरीब जनता है या दरबारी है वो वैसे ही, और वो होते थे 6.5 फीट के, एकदम तगड़े हट्टे कट्टे, ठीक है। तो ये एक थी। इसने क्या किया? देखो अब राजत्व का सिद्धांत लागू करना है ना, तो दरबार की मर्यादा, भव्यता, समारोहों को अपनाना, अंगरक्षकों की नियुक्ति। अब देखो फारसी परंपराओं का पालन। राजत्व की महिमा केवल फारसी परंपराओं का पालन करके ही संभव है। इसने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में इन परंपराओं को बहुत सावधानी से पालन किया। मतलब वही अफरासियाब वंश की ईरानी या फारसी परंपराओं को। उसने अपने पोतों के नाम फारसी राजाओं के तर्ज पर रखे, मतलब बेटा और बेटे का बेटा पोता, तो उसके नाम पर रखे थे। वही शिष्टाचार लागू किए और ऑलवेज रिजर्व्ड, सदैव आरक्षित रखता था। अब देखो और मज़ेदार बात, ना तो सार्वजनिक रूप से वो दुखी और ना खुशी, मतलब ना वो दुखी होगा ना वो हंसेगा। इवन ऐसा कहा जाता है कि इसके बेटे की जब मृत्यु हो गई थी ना, तब भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी और अकेले में महल में जाके रोया था। समझ में आ रही ना कितना खतरनाक है। ऐसा कहा जाता है कि उसके बड़े बेटे मोहम्मद की मृत्यु की खबर जब उन्हें दी गई तो वे अविचलित रहे और अपने निजी भवन में रहते हुए प्रशासनिक कार्य करते रहे। वो फूट फूट के रोने लगे थे। तो कहाँ नहीं रोया वो? दरबार में नहीं रोया, नहीं तो कोई मान ले कि कमज़ोर है, तो वहाँ नहीं रोया ये, ठीक है।
सशक्त सेना, उसमें कोई संदेह नहीं कि शक्तिशाली राजा के भरण पोषण के लिए मजबूत सेना की आवश्यकता थी, इसलिए बलबन ने अपनी सेना को मजबूत किया और कौन सा विभाग बनाया था? दीवानी अर्ज बनाया था। रक्त और लोह की नीति, एक मजबूत और निरंकुश राजा से अपेक्षा की जाती है कि दुश्मनों को निपटने के लिए सख्त नीति का पालन करे। बलबन ने यह नीति अपनाई थी। और विदेशी आक्रमणकारियों से सुरक्षा, तो ठीक है, अपनी प्रजा को बाहरी शक्तियों से बचाने की क्षमता से मापी जाती है। इस संबंध में बलबन ने प्रभावी कदम उठाए थे। तो ये है आपका, क्योंकि 15 मार्कर में ये पूछा गया था, अभी भी 11 मार्कर में आ सकता है। तो बलबन के राजत्व का सिद्धांत, तो कौन कौन सी इसने प्रथाएं शुरू की और इस सिद्धांत को लागू करने के लिए इसने क्या क्या किया, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखते जाइए। सबसे पहले राजा का देवी अधिकार, डिवाइन थ्योरी, शाही वंश, रॉयल डायनेस्टी से एक निरंकुश राजा के रूप में, फिर क्या है, कुलीन वंश के रूप में, फिर इसके अलावा अब बात करते हैं त्रिपक्षीय संबंध को मान्यता दी इसने। ठीक है, अब इन चीज़ों को लागू करने के लिए क्या किया? दरबार को भव्य बनाया, एकदम मर्यादा में रहा, समारोह अपनाए जैसे सिजदा पाबोस और नवरोज त्यौहार अपनाए इसने, अंगरक्षकों की नियुक्ति, बॉडीगार्ड एकदम खतरनाक अपॉइंट किए, फारसी परंपरा, पार्टी ट्रेडिशन जो है उनका पालन किया, ऑलवेज रिजर्व, सदैव आरक्षित रहा, सशक्त सेना, तो स्ट्रॉन्ग आर्मी इसने बनाई थी, और ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, तो रक्त एवं लोह की नीति इसने अपनाई थी, और विदेशी आक्रमणकारियों से सुरक्षा, तो जो फॉरेन इन्वेडर्स थे उनसे इसने राज्य को सुरक्षित किया था। तो ये आपकी बलबन की राजत्व की नीति के सिद्धांत के अंतर्गत आने वाली चीज़ें हैं। स्ट्रेट क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा नहीं याद रहे तो सीधा रक्त एवं लोह की नीति, सिजदा पाबोस किसको समाप्त किया? तुर्काने चहलगानी को समाप्त कर दिया, शाही वंश का बताया, ठीक है, अपना शाही तरीके से दरबार सजाया, उनकी कॉपी की, उन्हीं के तरह आचार व्यवहार रखा, अपने बच्चों के नाम भी उसी के अनुसार रखे, ठीक है, और नस्ल या वंश को महत्ता देता था, और अपने आप को क्या बताया? शैडो ऑफ गॉड बताया। अगर आपको ज़्यादा नहीं याद आए, जैसे 5 में आ गया तो पॉइंट ही लिखना है, तो उन्हीं के जो सिर्फ हेडिंग है उन्हीं पॉइंट्स को हम 5 मार्कर में डाल सकते हैं, लेकिन ये आने के चांसेस 11 में ही होते हैं। अच्छी बात ये है, नॉर्मली ये आंसर आपको मिलता नहीं है, हिंदी में तो आपको नॉर्मली पढ़ने मिलेगा नहीं है, ठीक है, इंग्लिश में भी बहुत रेयरली मिलता है, तो आप इसको अच्छे से, मतलब एज इट इज़, आप यूट्यूब पे जैसे लाखों चैनल हैं ना, डालो बलबन का राजत्व का सिद्धांत, तो आपको कोई 2-3 मिलेंगे मुश्किल से, सोच के देखो, लाखों चैनल में भी कितने में 2-3, और वो भी बहुत व्यवस्थित आंसर नहीं होंगे। तो आप चाहें तो इसका वीडियो मैंने डाल रखा है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, एक बार आप वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद बलबन की मृत्यु, इसके बाद कौन बैठा? तो बलबन की मृत्यु के बाद उसका पौत्र जो है, मतलब बेटे का बेटा कैकुबाद बैठता है, और कैकुबाद ने जलालुद्दीन फिरोज को आरजे ममालिक, और ममालिक साहब छोड़ेंगे नहीं तो ममालिक का पद दिया, और इसके बाद क्या होता है, कौन सा वंश शुरू हो जाएगा? क्यूमर्स आएंगे, उनको और कैकुबाद को हटाकर कौन आ गए भैया? जलालुद्दीन खिलजी जो हैं वो शासक बन जाते हैं। समझ में आ रही है बात? यहाँ से हम आ जाएंगे 1290 ख़त्म होगा, और 1290 से 1320 के बीच में कौन सा वंश? खिलजी वंश को हम देखेंगे। सुना डालो इसी बात पे कहानी, कौन कौन से राजा थे भाई? अरे सबसे पहले बोलो, अरे किस में बात कर रहे हैं हम? गुलाम वंश में। सुनाइए। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह, आराम शाह के बाद इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसके बाद रजिया सुल्तान, फिर बहराम शाह, फिर अलाउद्दीन मशहूद शाह, फिर नासिरुद्दीन महमूद, फिर गयासुद्दीन बलबन, कैकुबाद और कैमूर्स। ठीक, अब इसके बाद इन्हें हटा के कैकुबाद और कैमूर्स को कौन बनेगा शासक? ये नायब ममलिकात, यही करते हैं, मुमलिकात, मुक्का और लात ऐसे समझ लो, और हटा दिया राजा को। तो ये जो होंगे खिलजी वंश के, अब कौन है?
जलालुद्दीन खिलजी। पहले आपको ये याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत में ये पहला वंश है जो कैसा है, पहला अफगान वंश, फर्स्ट अफगान डायनेस्टी। इसके पहले कोई अफगानी यहाँ से शासक नहीं हुआ करते थे, ध्यान रखना, बहुत कन्फ्यूजन होता है। दूसरा अफगान कौन, शेरशाह सूरी, बाबर नहीं बना देना। क्या थे बाबर, अफगानी थे। इन्हें क्या कौन से वंश का माना जाता है? अच्छा, मुगल कौन से वंश के हैं, सही बताओ। मंगोल नहीं, तुर्क नहीं, हाँ जी, क्या, हाँ लोधी पहला अफगान होगा। मैंने खिलजी में बोल दिया, ना 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 भैया, माफ़ी, लोधी वंश, खिलजी नहीं, सॉरी सॉरी गलती हो गई। लोधी पहले अफगान वंश होंगे, धन्यवाद मैडम। लोधी पहले अफगान वंश, दिमाग लोधी पे चला गया, छोड़ दो। पहले अफगान वंश लोधी। बोलते क्यों नहीं हो, तुम बहुत भयंकर कन्फ्यूजन में थे, शकल से लग रहा था, लेकिन बोल नहीं रहे हो। हम क्या पूछ रहे थे वो बताइए। मुगल कौन से थे, सही बताओ। इनके लिए पर्टिकुलर नाम है, फरगना के शासक थे, वो तो हमें पता है। आप तो हमें वंश बताओ कोई भी, बहुत ठीक है। इन्हें कहा जाता था चुगताई या चगताई तुर्क। एक ऑप्शन आता है तुर्क, मंगोल, एक होता है चगताई या चुगताई तुर्क। तो ये कौन है, चगताई या चुगताई तुर्क जो है वो कौन, मुगल। सही आंसर यही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलो अब खिलजी पे आ जाते हैं। तो खिलजी में अब देखो मज़ेदार किस्सा है। खिलजी कौन, जलालुद्दीन खिलजी, उसके बाद इनका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी। यही है महत्वपूर्ण, जलालुद्दीन तो आधे मिनट के भी नहीं है। तो सबसे पहले 1290 में इनका राज्याभिषेक या क्राउनिंग हो जाती है, खिलजी वंश की स्थापना करेंगे। आदर्श और उदार निरंकुशवाद, अब कैसे हो गए ये, लिबरल हो गए, ठीक है, समझ में आ रही है ना। तो लिबरल ऑटोक्रेसी, वो एकदम कैसा था बलवन, शुद्ध रूप से निरंकुश, कोई उदारता नहीं, कोई लिबरल नहीं, यहाँ लिबरल ऑटोक्रेसी की बात कर रहे हैं। अलाउद्दीन को अमीर तुजुक का टाइटल दिया था इन्होंने, और पुत्री का विवाह कर दिया। तो इनका ये भतीजा भी था और इनका दामाद भी था और इनका हत्यारा भी था। कौन, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक। इनकी हत्या यहाँ लिखा नहीं है, आप लिख सकते हैं ऐड करके। इनकी हत्या किसने की, अलाउद्दीन खिलजी ने की, ठीक है। अब आ जाते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसको बहुत अच्छा, जैसे इल्तुतमिश महत्वपूर्ण, देखो समझना, एक कुतुबुद्दीन ऐबक, एक इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, ये चारों महत्वपूर्ण थे। अब यहाँ जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण अलाउद्दीन खिलजी, इससे खूब प्रश्न आए हैं प्रीलिम्स मेंस में। तो पहले टाइम पीरियड देखिए, देखो अब कितनी से समय के लिए है वो, 1290 से 1320 तक कुल वंश, और 1290 से 96, 4 साल के लिए चचा थे, और चचा का कुछ नहीं बचा, किसने मार दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने। अब देखो, मतलब बिटिया से विवाह भी कर लिया और ससुर जी को निपटा भी दिया। प्रथम सुल्तान, भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली, मेजरमेंट कराया लैंड का और लगान वसूली की। परंपरागत लगान अधिकारियों खुद मुकद्दम और चौधरी, यूपीएससी प्रीलिम्स का